जी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन चैनल में आप सबको खुश आमदीद। जिस तरह दोस्तों चाहे आपके पास जीके के हवाले से हो, करंट अफेयर्स के हवाले से हो या मुतल्ले पाकिस्तान के हवाले से हो, हम एक चीज को बार बार लेकर चल रहे हैं। हर टॉपिक्स को एलिबरेटली हम पढ़ रहे हैं ताकि एमसीक्यूज हो या आपके पास सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी हो उसमें आपके लिए कोई मसला नहीं है। तो आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो आपके पास है सार्क। सार्क जो है वो आपके पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, सार्क पढ़ेंगे, आसान पढ़ेंगे, इसी तरह आपके पास यूरोपियन यूनियन पढ़ेंगे, इसी तरह आपके पास अरब लीग पढ़ेंगे। इस बहुत ज्यादा हम लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबको पढ़ेंगे कि कब आया, इसका लीडरशिप कौन कर रहा है, इसका जनरल सेक्रेटरी कौन है। इंशाल्लाह हर चीज को हम लोग डिटेल वाइज से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है सार्क। व्हाट इज सार्क? ठीक है, सार्क क्या है? देखिए, हम ये कहते हैं कि सार्क जो है इसका जो एब्रीवेशन है, क्या है एब्रीवेशन? वो आपके पास है साउथ एशियन एसोसिएशंस रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। एक रीजनल कॉर्पोरेशंस एक एसोसिएशन है, यानी एक आपके पास तंजीम है। किस तरह? देखिए, आपके पास आता है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और एक आपके पास आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले समझना है कि व्हाट इज रीजनल कॉर्पोरेशन। ये रीजनल कॉर्पोरेशन क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? आपके पास जब वर्ल्ड वार टू जब नहीं हुआ था तो उससे पहले कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे। ठीक है, तो फिर जब वर्ल्ड वार टू हुआ तो लोगों ने ये सोचा कि भाई अब हम लोग जो है दूसरी जंग, जो तीसरी आपके पास जंग होगी वर्ल्ड वार 3, हम लोग उसका जो इतना नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लिहाजा हर खित्ते के जो कंट्रीज है उन्होंने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, क्या जिसकी बाउंड्रीज आपस में मिलती है, खित्ते ज्योग्राफी के लिहाज से, पॉलिटिकल के लिहाज से एक दूसरे के नजदीक वाले इस मुल्क ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए थे। हर खित्ते से, जिस तरह आपके पास आसान है, जिस तरह आपके पास सार्क है, जिस तरह अरब लीग है, यूरोपियन यूनियन है, आपके पास इसी तरह अफ्रीकन यूनियन है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन बनते गए हैं ताकि लड़ाई झगड़े क्या हो, लड़ाई झगड़े आपके पास क्या हो, ना हो। तो लड़ाई झगड़े से अगर दो मुल्कों के दरमियान इस तरह खराब सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो हम लोग जाकर के इसके दरमियान बैठ जाए, इनको पीसफुली एक अच्छी तरीकेकार से उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो इसलिए आपके पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास क्या है, या पेश आया। क्या आया? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आपके पास पेश आया। ठीक है, तो फिर उस दौरान आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी थे। क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पीस की बुनियाद के ऊपर, इकोनॉमिक्स के बुनियाद के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज के बुनियाद के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनना शुरू हो गए। अच्छा, तो फिर मैंने यहां पर लिखा है कंट्रीज आर फाउंडेड इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल बाउंड्री। एक ऐसे कंट्री जो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल बाउंड्री पर पाया जाए, ठीक है, और वो आपस में एक क्या करे, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, इसको हम कहते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है। अच्छा, और ये क्यों बनता है? व्हाट इज द मीन? क्या ये लड़ाई के लिए बनता है? बिल्कुल ये लड़ाई के लिए नहीं है। ठीक है, अब क्या है, फॉर कॉर्पोरेशंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशंस। देखो, पॉलिटिकल इंटीग्रेशंस के लिए, और इसी तरह पीस, एक अमन के लिए, एंड सिक्योरिटी के लिए आपके पास बनते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो आपके पास है यूरोपियन यूनियन, इसी तरह अरब लीग है, अफ्रीकन यूनियन, आपके पास यूरोपियन यूनियन हो गए हैं। इसी तरह ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल्स हैं। ये भी आपने पढ़ लिया। अच्छा, अब आपकी जो एशिया के खिते के अंदर एक और बहुत ज्यादा आपके पास वो क्या है, एक अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं हसन। ठीक है, ये आपके पास है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ये आपके पास जो एशिया की साउथ ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज पड़े हुए हैं,
जिस तरह इस एसोसिएशंस के अंदर आपके पास कौन कौन से है, आपके पास इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, लूस हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, और इसी तरह आपके पास थाईलैंड हो गया, इसी तरह आपके पास इसमें क्या है, कोलंबिया हो गया, ठीक है, और वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसी तरह आपके पास सिंगापुर, बहुत ज्यादा आपके पास डेवलप्ड कंट्रीज है, ये इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा अफेक्टिव है इकोनॉमी के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, पीस के लिहाज से, एज कंपेयर टू दिस सार्क, इस सार्क के लिहाज से। लेकिन सार्क आजकल माना जाता है कि ये तकरीबन अनअफेक्टिव है, इसका कोई भी अफेक्ट नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। क्या हो चुका है? ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। क्यों नाकाम हो चुका है वो रीजन भी बताएंगे। अच्छा, ये आपके पास क्या है? अच्छा, मैंने इधर लिखा ही है कि सार्क इज लेस अफेक्टिव देन ऑफ द आसान, ठीक है, सार्क जो है वो आपके पास लेस अफेक्टिव है देन ऑफ द क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, यानी एसन से आपके पास लेस अफेक्टिव है। ये सवाल भी आपके पास आ सकता है, क्यों लेस अफेक्टिव है, ठीक है, या क्या करना चाहिए सार्क को कि वो आपके पास इसके मुकाबले में आ जाए, ठीक है, वो सवाल हम लोग बाद में कर लेंगे। ये मैंने ऐसी आपको थोड़ा सा किस चीज के लिए, आपको थोड़ा सा और इसमें मोटिवेट करने के लिए मैंने ये लिखा है। अच्छा, ये भी हो गया। फिर ये सार्क जो है ये जब बन गया, क्या हो गया, ये सार्क जब बन गया, ये कब बना, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज है। हमने कहा ये सार्क जो है 8 दिसंबर, कब, 8 दिसंबर 1985 को ये बना, ठीक है, कब, 8 दिसंबर 1985 को ये बना, ठीक है। और इसके अंदर ये किस तहत के तहत बना, ये जो है ये आपके पास 52 आर्टिकल्स के तहत। किसका 52 आर्टिकल्स, ठीक है, किसके 52 आर्टिकल्स, यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का 52 आर्टिकल्स के तहत ये सार्क बन गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसका आइडिया किसने दिया था? ये क्वेश्चंस आया था, ये क्वेश्चंस आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। ये आपके पास एक जो सदर था, जो प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, उसने आपके पास दिया था। ये किसने दिया था? ये आपके पास मोहतरम जियाउर रहमान साहब ने ये दिया था। अच्छा, ठीक है, ये उसने ये दिया था कि भाई आप लोग इस तरह एक तंजीम बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए है, जिसका मतलब है कलेक्टिवली सेफ फ्री अलायंस, एक कलेक्टिवली सेफ फ्री अलायंस हो इन अ कॉमन क्वेस्ट, एक कॉमन क्वेस्ट, एक पीस के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, ठीक, ऑफ द स्टेट। आप लोग ऐसा करें डेवलपमेंट के लिहाज से, पीस के लिहाज से, और एशिया के अंदर यानी इस खिते के अंदर जो मसाइल के दरपेश होने के खिलाफ आप लोग क्या करें, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए आपके पास, इसी तरह पीस के लिए, ट्रेड के लिए, और इसके लिए आप लोग क्या करें, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, ठीक है। ये मिस्टर जियाउर रहमान ने दिया था। तो फिर क्या हुआ, ये बन गया, ठीक है। अब एशियन के जो लोग हैं वो आपके पास एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं, ट्रेड के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं, ट्रेड करते हैं बाहर मुल्क से, ठीक है। और एड, उधार जो एड लेते हैं, एड देते हैं, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं, जो आपके पास बहुत ज्यादा कमजोर है। एजुकेशन सिस्टम उनका क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर है। इसी तरह लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजी इनका भी बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर ये आपके पास ऐसा बन जाता है तो इसके अंदर और इंप्रूवमेंट आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर विच कंट्रीज आर फाउंडेड इन सार्क, कौन कौन से कंट्रीज है? 8 कंट्रीज है। आप लेके इसके अंदर है, कौन सा है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, ठीक है, ये आपके पास, और मालदीव्स। 8 कंट्रीज हैं। इधर देखिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स और भूटान, ये 8 कंट्रीज है। टोटल कितने हैं? 8 कंट्रीज हैं। अच्छा, 8 कंट्रीज है। अच्छा, ये 8 कंट्रीज ने मिल करके डेवलपमेंट के लिहाज से, और इसी तरह आपके पास डेवलपमेंट पीस के लिहाज से और इकोनॉमी के लिहाज से उन्होंने आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अच्छा,
اس کے کیا کیا پرنسپلز ہے, واٹ از دا پرنسپل آف سارک, سارک کے اندر کون کون سے پرنسپلز ہے. اچھا, سارک کا یہ جس طرح آپ کیا ہے, آپ کی اسکول کا, آپ کے انسٹیٹیوٹس کا, یا آپ کے گھرس کا, یا ہر چیز پر ایک اصول ہوتا ہے, اسی طرح سارک کے بھی اصول ہیں. سارک جو ہے وہ کمپلیٹلی وہ آپ کے پاس یو این کے جو چارٹرز ہے, ٹھیک ہے, یو این کے چارٹر کو وہ کمپلائی کرے گا, یعنی اسی کے تحت وہ چلے گا. یو این چارٹر بہت اچھا چارٹر ہے, وومن رائٹس کے لحاظ سے دیکھا جائے, یا کسی ملک کے اوپر جو ہے ظلم ہو رہا ہو, دوسرے کو کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, بالکل یہ اس یو این چارٹر کو جو ہے وہ فالو کرے گا. نمبر 1. نمبر 2, وہ میچول بینیفٹ تھرو دی پیس اینڈ کوپریشنز. ہم لوگ نے کیا کرنا ہے, ایک ساتھ مل کر میچولی, ٹھیک ہے, باہمی, ٹھیک ہے, باہمی کس کے ذریعے سے, بانوی فائدے کے ذریعے سے ہم نے پیس اور ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن رکھنا ہے. یہ رکھنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور باہمی طور پر ہم لوگ نے پیس کریٹ کر لینا ہے, امن کریٹ کر لینا ہے. یہ بینیفٹ ہے میچول بینیفٹس کے ذریعے. اچھا, سورنٹ ایکولیٹی, ہم لوگ نے خود مختاری ہر ایک کا جو ہے ایکولی ہونا چاہیے. جو سورنٹ ایکولیٹی, چاہے پاکستان ہو, مالدیپ ہو, بھوٹان ہو, انڈیا ہو, جو سری لنکا ہو, بنگلہ دیش ہو, سب کی جو سورنٹی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے, ایکول ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی ان کا ایک پرنسپل تھا, اور اسی طرح ان کا ایک پرنسپل تھا آپ کے پاس کیا ہے, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہونی چاہیے. اچھا, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ساتھ نو انٹرفیرنس ان دی کیا ہے, انٹرنل افیئرز. ایک ملک دوسرا ملک کے جو آپ کے پاس اس کے ساتھ کیا نہیں ہونا چاہیے, انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے, کہ ایک ملک کا ایشو چل رہا ہے آپس میں دوسرا ملک اس کے اندر آ کر کے انٹرفیئر کرے, یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی ہو گیا. اور اسی طرح ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جو سالمیت ہے, سالمیت اس اردو میں کہتے ہیں. انٹیگریٹی کا مطلب کیا ہے, سالمیت. ٹیریٹری کا مطلب کیا ہے, آپ کی زمینی سالمیت ہونی چاہیے. اچھا, اس پرنسپل بنیاد کے اوپر یہ کیا ہوا, یہ ایشیا جو سارک ہے انہوں نے اس کو اپنایا, اس پرنسپلز کو اپنایا. یو این چارٹر کہتے ہیں چلنا ہے, ایک دوسرے کی ساورنٹی جو ہے ایکول کر لینا ہے, ایک دوسرے کے انٹرنل افیئرز میں جو ہے وہ ہم لوگ نے گھسنا نہیں ہے کسی ایک اور دوسرے نے. اور تیسرا جو ٹیریٹوریل جو زمینی سالمیت ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طرح آپ کے پاس ہم نے میچولی ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن رکھنا ہے. اس کی یہ پرنسپلز تھا جس میں سارک بن گیا. اب سارک کیوں ناکام ہے, یہ بھی ایک علیحدہ وجہ ہے. اچھا, اس کا جو انسٹیٹیوشنلز ہے, انسٹیٹیوشنلز مطلب یہ کب ملتے ہیں, یہ کب ان کا سمٹ ہوتا ہے, یعنی ان کا اجلاس کب ہوتا ہے, کیا کیا اس میں ہوتا ہے. ہر سال بعد ان کے سمٹس ہوتے ہیں, سمٹ ہوتا ہے. اور اس سمٹ کے اندر جتنے بھی سارک کے کنٹریز ہیں وہ سب آتے ہیں. اس کے جو فورن منسٹرز ہیں, اس کے جو فورن سیکرٹریز ہیں, ان کے یہ لوگ آتے ہیں اور سمٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کے پاس آتا ہے ایک کونسل, دی کونسل منسٹرز. کونسل منسٹرز کے اندر جتنے بھی فورن افیئر جو منسٹرز ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پر آ کر کے جو کوپریشن ہوتا ہے ان کے اوپر روشنی ڈالتا ہے, اور ڈیولپمنٹ کے اوپر روشنی ڈالتا ہے. یعنی ہر چیز کے لحاظ سے جو مسئلے ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتا ہے. کون کون سے, ایک آپ کے پاس یہ دا منسٹر, اور دوسرا یہ دو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک کونسل آف منسٹرز ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے آپ کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کون سا کمیٹی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی آپ کے پاس جس میں فورن سیکرٹریز ہے, وہ سیکرٹریز جو ہے فائنانس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈنگ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ کتنے فنڈ مانگ رہے ہیں, کتنے ڈیولپمنٹ ہونا ہے, کیا ہونا ہے. یہ سب جو سمری تیار کر لیتا ہے یہ اسٹینڈنگ کمیٹی تیار کر لیتا ہے. اچھا, اب سارک جو ہے وہ آپ کے پاس کون کون سے چیلنجز سارک کو ہے. سارک جو ایک چیلنجز ہے پوئٹری, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ہے پاورٹی. پاورٹی مطلب ان کے اندر بہت زیادہ جو ملک ہے, انڈیا ہو گیا, چاہے پاکستان ہو گیا یا بنگلہ دیش ہو گیا, یہاں پر غربت کا جو ریشو ہے, جو غربت کا ریشو کا جو لکیر ہے, ان سے بہت زیادہ لوگ ہیں اس لکیر سے نیچے زندگی کو بسر کر رہے ہیں. اچھا, یہاں پر پاورٹی زیادہ ہے. یہاں پر جو ہے ٹیررزم, یہاں پر ٹیررزم زیادہ ہے, دہشت گردی زیادہ ہے.
और यहाँ पर जब दहशतगर्दी होगा तो जाहिर बात है एक्सट्रीमिज्म क्राइम भी होगा, एक्सट्रीमिज्म भी होगा। और इसी तरह यहाँ पर जो है कॉपिंग डेवलपमेंट से मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट की जो हो रहा है वो बहुत कम है। इसी तरह आपके पास है इलिटरेसी, यहाँ पर इलिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है। इलिटरेसी से मतलब शराना ख्वानदगी बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ज्यादा है। तकरीबन पाकिस्तान के कहते हैं कि 20 लाख लोग तकरीबन आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। क्या है? वाटर डिस्प्यूट। यहाँ पर इन दोनों के मुल्कों के दरमियान वाटर डिस्प्यूट का भी मसला चल रहा है, गंदा पानी भी है और ये एक दूसरे। और दूसरी बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो वाटर डिस्प्यूट भी चल रहा है, ये भी चैलेंजेस है, ठीक है। और दूसरा, और गंदे लोग यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान है चाहे इंडिया है, अक्सर लोग जो है पीने के लिए जो शहरी आबादी है गंदे पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आपके पास एनवायरमेंट क्या है? डिग्रेडेशन। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, आबादी ज्यादा है तो जाहिर बात है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन भी होगा। इनके ऊपर इसके लिए भी इनके लिए चैलेंज है, इनके ऊपर कंट्रोल आना होगा। इसी तरह लीडरशिप वैक्यूम, ये जो आपके पास जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है उनकी जो लीडरशिप्स है उनके दरमियान खला है, यानी वो हर चीज के ऊपर डिस्कस नहीं कर लेते हैं, ठीक है। हर मसले इनकी लीडरशिप्स के दरमियान क्या है? वैक्यूम है, खला है, ठीक है। और ट्रेड बैलेंस ना होने के बराबर है तकरीबन पाकिस्तान। और इसी तरह आप यूं समझे कि आपके पास पूरा जो सार कंट्रीज है उसका सिर्फ 5% ट्रेड हो रहा है, ना होने के बराबर है। जो एक्सपोर्ट है वो आपके पास क्या है? एक्सपोर्ट जो है कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक है। तो ये चैलेंजेस जो है वो आपके पास सार को है। अब सार जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम है। सार क्यों नाकाम है? सार किस लिए नाकाम है? क्योंकि पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान और दूसरा क्या है? हॉस्टाइल। क्या है? हॉस्टाइल रिलेशनशिप्स। अब हॉस्टाइल रिलेशनशिप पर ये सार क्यों नाकाम है? इसकी क्या नाकामी है आपसे पूछ सकता है। सार किस लिए नाकाम है? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप जो है उसमें बहुत ज्यादा खराबी है, ठीक है। वो आपके पास एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप से। क्यों हॉस्टाइल रिलेशनशिप से? कश्मीर के इश्यूज को आप दिखा दो, एक दूसरे की जो पॉलिसीज के अंदर इंटरफेरेंस पे आप दिखाए है, और इसी तरह वाटर डिस्प्यूट के जरिए से आप देखे, ठीक है। और कहते हैं जो अफगान सरजमीन जो इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान इल्जाम लगाता है कि भाई इंडिया की तरफ से इस्तेमाल होता है। बलूचिस्तान में जो है वो आपके पास पाकिस्तान इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाता है। ये इस लिहाज से जो है इनका आपस में जो मिलना जुलना है वो बहुत बड़ा एक फासला है। इन मसलों को उन्होंने क्या करना होगा? इन मसलों को दूर करना होगा। इसलिए जो अब सार्क एक का ये वजह भी है कि ये लोग जो है इस पॉलिसी के तहत एक दूसरे पर नहीं हुए। और दूसरी बात है यानी पाकिस्तान और इंडिया रिलेशनशिप्स हॉस्टाइल है, ठीक है। दूसरा, इंडिया जो है सार्क के अंदर सबसे बड़ा कंट्री है, उसका तकरीबन इंडिया का कितना, इसको मैं मिटा रहा हूं, इंडिया जो है इंडिया का देख लेना 72% एरिया सार्क का जो है, सॉरी 72% एरिया, हाँ एरिया जो है वो आपके पास है इंडिया का, ठीक है। और 75% जो पॉपुलेशन है वो आपके पास है इंडिया का, ठीक है, इंडिया का है। तो अब इंडिया क्या है? इसी तरह इंडिया जो है वो पूरी दुनिया का 5th नंबर बल्कि 4th नंबर जो है लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज है, वो अपने आप को डोमेन समझता है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान भी अपने आप को डोमेन समझता होगा। तो इस डोमेन की वजह से वो कहता है कि जो मैं बोलूंगा वो आपने मानना होगा। वो कहता है कि मैं आपकी बात हम नहीं मानेंगे, हम लोग खुद भी कर लेंगे। तो इस क्योंकि उन्होंने जो प्रिंसिपल बनाया तो उसको भी ओबे नहीं कर रहा है, तो इस वजह से सार्क मुकम्मल तौर पर नाकाम है, ठीक है। अच्छा, इनका जो ट्रेड है कितना परसेंट है? सिर्फ 5% है। 5% इनका सिर्फ क्या है? ट्रेड है। तो ना होने के बराबर हुआ नहीं हुआ। सार्क
इस वजह से तो नाकाम है कि वो लोग अपने प्रिंसिपल्स को नहीं अपनाते हैं, वो अपने डोमेन जो है वो आपके पास अपनाते हैं, एक दूसरे का जो है कोऑपरेशन नहीं कर लेते हैं, एक दूसरे के कोऑपरेशन को छोड़ दो, वो एक मुल्क दूसरे मुल्क को खराब करने पर लगा हुआ है। ठीक है, उनका प्रिंसिपल को बिल्कुल नहीं अपनाते। उनने जो चार्टर है, यूएन के चार्टर है, उसको अपनाना तो उन्होंने वो नहीं अपनाया, तो इसलिए सार्क जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अच्छा, तो ये सार्क के हवाले से मुकम्मल तौर पर मैंने आपको पढ़ाया कि सार्क के कौन कौन सी चीजें हैं। तो इंशाल्लाह इसकी जब एमसीक्यूज आएंगे उसको बाद में फुल डिस्कस कर लेंगे। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।